गांव में पहले से ही ऐसे कुछ नुस्खे थे, लेकिन वे राघव के नुस्खे से अतुलनीय थे। औषधीय गोलियों के अलावा राघव ने कई अनुभव और अंतर्दृष्टि भी लिखी जो आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र की साधना से संबंधित थीं। उन्होंने उनके लिए ब्रेकिंग विंड फिस्ट, विंड चेजिंग स्टेप्स और उस स्तर की अन्य तकनीकें भी छोड़ी। यह उम्मीद थी कि गांव में कुछ विशेषज्ञ पैदा हो सकेंगे। अगर गांव में रक्त संघनन के कुछ विशेषज्ञ होते तो वे निश्चित रूप से ज्यादा सुरक्षित होते। उन्होंने एक 10 रक्त भंग करने वाली गोलियां भी छोड़ी। जब तक कोई आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के 9वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ता है, वे उनमें से एक लेने के बाद तुरंत रक्त संघनन की ओर बढ़ जाते हैं। दवा की गोली का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना आपकी नींव को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए यह शिकायत करने लायक बात नहीं थी। राघव की सहायता के बिना उनमें से ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में रक्त संघनन में कदम रखने में असमर्थ होते। ये सब करके ही वह निश्चिंत हो सकता था। राघव को भरोसा था कि आज के बाद से गांव और भी मजबूत होता जाएगा। अब उनके पास औषधीय गोलियां, युद्ध कौशल और हथियार थे। भविष्य में भले ही उनके पास वन देवता न हो, फिर भी वे बहुत अच्छी तरह से जीवित रह सकेंगे। जब वे उसे विदा करने के लिए गांव के गेट पर पहुंचे तो पूरा गांव अनिच्छा से राघव को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हो गया। यहां तक कि कुछ बच्चे भी थे जिन्होंने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। इस दृश्य ने वाकई राघव को अंदर से दुखी कर दिया, लेकिन उसे वहां से जाना पड़ा। उसे बस एक ही बात का अफसोस था कि तारा अभी भी अपने कमरे में बंद है। ऐसा लग रहा था कि अब वह उससे वाकई नफरत करने लगी थी। अलविदा कहने के बाद राघव बस जाने ही वाला था। रुको! राघव रुका और धीरे से पीछे मुड़ा। तारा ने अपना दरवाजा खोला और सीधे उसके पास आ गई। उसकी चमकती हुई आंखें अब लाल हो गई थीं और दर्द से भर गई थीं। राघव, मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता। मैंने इसे अभी अभी बनाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे हमेशा अपने शरीर पर पहन सकोगे। ऐसा कहने के बाद तारा ने एक हार निकाला जो कुछ बहुरंगी चट्टानों से बना था। हाँ, शायद यह उपहार बहुत घटिया है और इस पर लोग हंसेंगे। तारा ने खुद पर मजाक उड़ाते हुए हंसी। हालांकि वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। मैं इसे ठीक से अपनी देखभाल में रखूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलोगी? राघव ने जब तारा को देखा तो उसका दिल दुखने लगा। एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर वे फिर से फीकी पड़ गईं। उसने अपना सिर हिलाया। हम अलग अलग दुनिया में रहने वाले लोग हैं। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि जब तुम भविष्य में इस हार को देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि एक बार एक लड़की थी जिसका दिल तुम्हारे साथ शिकार पर जाने और बच्चे पैदा करने के लिए तरसता था। अंत में तारा की आवाज भावनाओं से भर गई। उन अंतिम शब्दों को कहने के बाद वह राघव की बाहों में गिर गई और रोने और चिल्लाने लगी। राघव को नहीं पता था कि आखिर में वह कैसे वहां से निकल पाया। उसे लगा कि उसका दिल टूट रहा है। यह पहली बार था जब उसने खुद को इतना असहाय महसूस किया। यह एक ऐसी असहायता थी जिसे उच्च साधना आधार हल नहीं कर सकता था। अर्धमृत सैवेज मार्क्विस को घसीटते हुए राघव जंगल की गहराई में गायब हो गया। तारा की आंखों से आंसू बहते रहे जब उसने उस आकृति को अपनी आंखों से ओझल होते देखा। हल्की हवा बह रही थी जो अपने साथ सूखे पत्तों की झड़ी लेकर आ रही थी। शरद ऋतु की हवा ठंडी थी। एक बार जब राघव ने सैवेज मार्क्विस को दर्जनों मील दूर खींच लिया तो उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। दीपेश पहले से ही इतना घायल था कि बस इस छोटे से प्रभाव ने उसे और अधिक खून थूकने पर मजबूर कर दिया। राघव ने जो तीर इतनी ताकत से फेंका था उससे उसके अंग पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन रक्त संघनन विशेषज्ञ होने के नाते उसके शरीर के रक्त में बहुत ज्यादा जीवन ऊर्जा थी, इसलिए वह तुरंत नहीं मरेगा। दीपेश, बताओ मैं तुम्हें कैसे मारूं? राघव ने इस आदमी की ओर देखा जो कभी उसकी आंखों में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। उसकी आवाज हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड से भरी हुई थी। अगर यह उन दोनों के बीच सिर्फ एक निजी दुश्मनी होती तो राघव उसे जल्दी मौत देने से गुरेज नहीं करता।
लेकिन उन गांव वालों की लाशों और उनके दुख भरे हाव भावों के बारे में सोचकर इस कमीने के प्रति उसकी नफरत फूट पड़ी। उसे नहीं पता था कि वह दीपेश को किस तरह से मार सकता है जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाए। वह बस ठंडे दिमाग से इस पर विचार कर रहा था और कोई उपयुक्त तरीका सोच रहा था। शर्मा, राघव, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपने सारे राज बता दूंगी। मैं भी मजबूर थी, इसलिए मैं भी असहाय थी। दीपेश का चेहरा कागज के पन्ने की तरह पीला पड़ गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। अभी उसे बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति राघव था, जो एक गोली साधक था। अपनी जान बचाने के लिए इस घमंडी और अहंकारी रईस ने अब किसी भी चीज की परवाह नहीं की और यहां तक कि राघव से दया की भीख भी मांगी। क्या इस समय ऐसा कहने का कोई मतलब है? मुझे पहले से ही पता है कि सब कुछ चौथे राजकुमार द्वारा योजनाबद्ध था। जब तक मैं राजधानी वापस लौटता हूं, सब कुछ सामने आ जाएगा। आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं नहीं राघव, स्थिति निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। जब तक तुम मुझे जाने देने का वादा करते हो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा। यह निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं करेगा, दीपेश ने जल्दबाजी में कहा। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, बोलो, अगर यह वास्तव में मेरे लिए मददगार है तो मुझे तुम्हें जीवित छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दीपेश ने जश्न मनाया और जल्दी से कहा, आपके घर वालों को पहले ही पकड़ लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। वे अभी फांसी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या? राघव के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह कठोरता से चिल्लाया, कमीने, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? नहीं, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता। सिद्धार्थ के राजधानी में वापस आने के बाद उसे तुरंत मेरे परिवार की रक्षा के लिए जाना चाहिए था। उन्हें कैसे पकड़ा जा सकता था? इसके अलावा भले ही सिद्धार्थ ने उसे सूचित न किया हो, ग्रैंड मास्टर संजय बिना उंगली उठाए कैसे देख सकता था? राघव ने गुस्से में कहा। सिद्धार्थ वास्तव में जितनी जल्दी हो सका आपके परिवार के पास पहुंचा, लेकिन वह आपके घर की रक्षा करने में सक्षम नहीं था। क्यों नहीं? राघव के शांत होने के बावजूद वह अब भी घबरा रहा था। खांसी, मैं। दीपेश बोलना चाहता था, लेकिन खांसी के एक तीव्र दौर ने उसे जकड़ लिया। राघव ने ठंडी सांस ली। दीपेश चालाक बन रहा था और छोटी मोटी तरकीबें अपना रहा था। उसने एक दवाई की गोली फेंकी। इसे ले लो, यह तुम्हारे घाव ठीक कर देगी। धन्यवाद युवा मास्टर, दीपेश ने जल्दी से निगल लिया। उसने सालों से राघव पर नजर रखी थी और वह जानता था कि वह बिल्कुल अपने पिता की तरह है और अपने वादों को गंभीरता से लेगा। लेकिन अभी तक उसने सिर्फ उसे जाने देने पर सहमति जताई थी और उसके घावों को भरने का वादा नहीं किया था। अगर राघव चला गया तो वह 2 घंटे से ज्यादा खुद को संभाल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके खून में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और उन कुछ घंटों के भीतर वह मदद पाने के लिए इस जंगल से बाहर निकलने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाएगा। इसलिए वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसके लिए राघव को अपनी हालत में उसे एक औषधीय गोली देने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि दीपेश के पास वास्तव में एक चालाक पक्ष था। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनानी होंगी। उस औषधीय गोली को लेने के बाद दीपेश यह देखकर हैरान रह गया कि उसके क्षतिग्रस्त अंग धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, जिसका मतलब था कि राघव की औषधीय गोली वास्तव में बहुत प्रभावी थी। लेकिन उसने एक बार फिर सावधानी बरतने के लिए अपनी बात दोहराई। अगर राघव अपने वादे से पीछे हट गया तो उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं इसकी गारंटी के लिए शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा का उपयोग करूंगा, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर दीपेश को राहत मिली। राघव के स्वाभिमान को देखते हुए उसके अपने वादे से मुकरने की संभावना कम थी। सिद्धार्थ जब आपके घर लौटा तो उसने तुरंत आपकी मां को सूचित किया, लेकिन वे शर्मा परिवार को छोड़कर नहीं जा पाए। क्यों नहीं? क्योंकि उन सभी को झड़ दिया गया था, दीपेश ने उत्तर दिया। राघव का चेहरा बहुत ही भद्दा हो गया।
यह किसने किया? तुम्हारी मां के परिवार ने ऐसा किया है। वे वास्तव में चौथे राजकुमार के जासूस हैं। वे हमेशा गुप्त रूप से शर्मा परिवार को नियंत्रित करते रहे थे। जब सिद्धार्थ वापस लौटा तो वह बहुत कमजोर था और साथ ही बहुत भूखा भी था, इसलिए वह वापस नहीं लड़ सका। जैसे ही उसने शर्मा परिवार को चेतावनी दी, उन सभी को एक बेहद अदृश्य जड़ से जड़ दे दिया गया। आमतौर पर यह शरीर में छिप जाता है। अपने अनुभव के साथ आपको आत्मा बिखरने वाले पाउडर के बारे में भी सुनना चाहिए था, दीपेश ने सावधानी से पूछा। राघव का चेहरा और भी उदास हो गया। दीपेश ने जो कहा था उसका मतलब था कि वह सच कह रहा था। आत्मा बिखरने वाला पाउडर एक अत्यंत दुर्लभ औषधीय घटक था। इसकी जहरीली प्रकृति वास्तव में मजबूत नहीं थी, लेकिन यह किसी व्यक्ति की आत्मा को भ्रमित कर सकती थी, जिससे वह नकली मौत की निलंबित एनिमेशन अवस्था में प्रवेश कर सकता था। मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले कुछ लोगों के अलावा बहुत कम लोग थे जो इसे रोक सकते थे, और इस तरह का औषधीय घटक रंगहीन और गंधहीन था। आम लोग इसे पहचान नहीं पाते थे। जैसे ही वे आत्मा बिखरने वाले पाउडर को सूंघते, वे तुरंत गहरी नींद में डूब जाते। राघव ने कभी नहीं सोचा था कि चौथे राजकुमार की योजनाएं इतनी गहरी होंगी। अपनी मां के परिवार के प्रति उसकी नफरत भी बढ़ती गई, क्योंकि उसे उनके पाखंडी चेहरे याद आ गए। इस समय उन्होंने उसके परिवार के खिलाफ एक घातक प्रहार किया था। अपनी मां के बारे में सोचते हुए जिसे पकड़ लिया गया था, उसके मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी। उसे अपनी मां को बचाने के लिए तुरंत राजधानी वापस जाना था। ग्रैंडमास्टर संजय के साथ क्या हुआ? राघव को अचानक लगा कि कुछ अजीब है। क्या ग्रैंडमास्टर संजय को रोका जा रहा था? उस समय ग्रैंडमास्टर संजय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एकांत में थे। इसके अलावा यह मामला बेहद गुप्त रूप से किया गया था। ग्रैंडमास्टर संजय को इसके बारे में पता नहीं था, और एक बार जब उन्हें पता चला तो आपके परिवार को पहले ही कैद कर लिया गया था। उस समय वह व्यक्तिगत रूप से शाही महल में गए और मांग की कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन महारानी दामिनी ने उन्हें आर्यद्वीप के राजकुमार की हत्या के आपके फोटोग्राफिक जेड सबूत दिखाए, और इस प्रकार ग्रैंड मास्टर संजय भी असहाय थे, दीपेश ने समझाया। वह वास्तव में बहुत लापरवाह था। राघव को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। जाहिर है वह फोटोग्राफिक जेड राजेश द्वारा वापस लाया गया था। आर्यवीर को मारना पूरी तरह से चौथे राजकुमार की योजना का हिस्सा था। ग्रैंड मास्टर संजय की शानदार स्थिति के बावजूद उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे साम्राज्य के मामलों में सीधे भाग ले सकें, और इसलिए वह केवल शक्तिहीन होकर देख सकते थे। वीर! राघव ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह चौथे राजकुमार का उपहास पूर्ण चेहरा देख सकता था, और उसमें हत्या की मंशा उमड़ रही थी। और क्या है? राघव ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबा लिया। ठीक है, इसके अलावा वे उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं, दीपेश ने सावधानी से कहा। राघव के भयावह भाव को देखकर उसे डर था कि कहीं वह अपने गुस्से में खुद को भूल न जाए और उसे मार न दे। चूंकि उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा है, इसीलिए वे इसकी भरपाई के लिए मेरे घर का इस्तेमाल कर रहे हैं। राघव ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें लगभग भौतिक रूप ले चुकी थीं। यह संभवतः सही है। तो उनका लक्ष्य मेरे पिता को बाहर निकालना है ना? राघव ने नाक भौं सिकोड़ी। हालांकि वह अविश्वसनीय रूप से क्रोधित था, फिर भी राघव चौथे राजकुमार के इरादों को समझने में सक्षम था। चौथे राजकुमार के लिए राघव सिर्फ एक शतरंज का मोहरा था। उसने उसे जिन भी परिस्थितियों में डाला था, वो सिर्फ विक्रम को बाहर निकालने के लिए था। वह स्वाभाविक रूप से यह भी जानता था कि राजधानी ड्रैगन और छुपे हुए बाघों से भरी हुई थी, जो विक्रम के चारा लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरों द्वारा शतरंज के मोहरे की तरह व्यवहार किया जाना निश्चित रूप से एक अप्रिय भावना थी, लेकिन अमोदिता के लिए राघव शतरंज के मोहरे की तरह अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चौथा राजकुमार इतना निर्दयी होगा। उसकी योजना में न केवल राघव शामिल था, बल्कि उसने राघव के पूरे घर को भी फंसा दिया था।
यह ऐसी चीज थी जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वीर, मेरा इंतजार करो। अगर मैं इस बार तुम्हारा सिर नहीं काटता तो मैं राघव नहीं रहूंगा। राघव को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, फांसी की तारीख क्या है? दीपेश चौंका और उसने जवाब दिया, दिनों की गिनती करते हुए यह परसों होना चाहिए। यह सुनकर राघव को दीपेश की कोई परवाह नहीं रही। उसने लिटिल स्नो को बुलाया और बेतहाशा राजधानी की ओर दौड़ पड़ा। आओ! लिटिल स्नो अचानक चिल्लाया। जब वे भागे, राघव थोड़ा चौंका। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सवारी करूं? लिटिल स्नो ने धीमी सी दहाड़ लगाई। राघव चाहे या न चाहे, उसने अपने सिर से राघव को ऊपर की ओर उछाला और राघव ने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, क्योंकि वह लिटिल स्नो की पीठ पर उठा लिया गया था। अब जबकि वन देवता ने लिटिल स्नो की आत्मा को जगा दिया था, वह अब घोड़े से भी बड़ा हो गया था। उसका शरीर 3 मीटर से ज्यादा लंबा था। अब वह प्यारा सा छोटा सा जीव नहीं रहा। गर्जन, राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, एक बार मैं स्थिर हो जाऊं तो मैं नहीं गिरूंगी। अय्या! लिटिल स्नो उसके बोलने से पहले ही आगे बढ़ चुका था। आश्चर्य से पकड़े जाने पर राघव लगभग गिर पड़ा। उसने जल्दी से लिटिल स्नो के फर को पकड़ लिया। अब जाकर राघव को एहसास हुआ कि दूसरे दर्जे के जादुई जानवर की गति कितनी भयानक थी। दोनों तरफ के पेड़ उड़ गए। चारों ओर से तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे उसके लिए अपनी आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया था। अच्छा काम लिटिल स्नो, राघव ने लिटिल स्नो की प्रशंसा की। शुरू में उसे चिंता थी कि वह समय पर राजधानी वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन लिटिल स्नो की वर्तमान गति के साथ यह अब उतनी बड़ी समस्या नहीं लगती थी। उसकी चिंताएं भी थोड़ी कम हो गईं। तेजी से पीछे हटते पेड़ों को देखते हुए राघव की आंखों में कठोर इरादे चमक उठे। मैं आ रहा हूं। दीपेश ने राघव को जाते हुए देखा। उसे राहत मिली कि वह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। हालांकि साथ ही वह नफरत से भी भरा हुआ था। जब वह युवा था तो उसे विक्रम की हथेली से चोट लगी थी और उसका डेनेटियन हिल गया था, जिसके कारण उसकी साधना का आधार रक्त संघनन के प्रारंभिक चरण में हमेशा के लिए रुक गया था। 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका था और अब वह अपने बेटे के अधीन दबा हुआ था। इसके अलावा वह और भी ज्यादा बुरी तरह दबा हुआ था। अगर उसने दया की भीख नहीं मांगी होती तो उसकी जान भी चली जाती। दीपेश अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन फिर उसके मुंह पर एक भयावह मुस्कान आ गई। राघव को अब जीवित रहने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह राजधानी में चला गया था। लेकिन इससे पहले कि वह राघव के साथ राजधानी वापस जाए, उसे अभी भी एक काम करना था। वह था उन गांव वालों का पूरी तरह से कत्ल करना। राघव ने निश्चित रूप से उनके लिए कुछ औषधीय गोलियां छोड़ी थीं। आह! दीपेश अचानक चिल्लाया। उसके हाथ में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने देखा कि अनजाने में एक लाल रंग की चींटी उसके हाथ पर चढ़ गई थी और अब उसे काट रही थी। दिल खाने वाली चींटी! दीपेश बहुत डर गया। जैसे ही उसने उस छोटी चींटी को पहचाना, उसे लगा जैसे उसने कोई राक्षस देख लिया हो। वह एक भयानक जहरीली चींटी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की चींटियां इतनी ताकतवर नहीं होती। इनमें सिर्फ जहरीली प्रकृति होती है जो जानलेवा नहीं होती, लेकिन जब वे आपको काटती हैं तो यह अतुलनीय रूप से दर्दनाक होता है, जैसे कि आपका दिल और अंदरूनी हिस्सा खा लिया जा रहा हो।